नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2022-23 के चौथे शिफ्ट जिसकी परीक्षा दिनांक 10 जनवरी 2023 को संपन्न हुई थी उस पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज सभी सब्जेक्ट्स का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हिंदी में 15 अंक का आपका पैराग्राफ से प्रश्न पूछा जाता है जो कि उसी पैराग्राफ पर आधारित होता है जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेनली आपको फोकस करना है पेडागोजी के 15 नंबर वाले सेक्शन पर। ठीक है, तो चलिए पेडागोजी वाले 15 सेक्शन को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषा अनुभवों के साथ विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में क्या करना चाहिए। देखिए, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे जो अपना पूर्व अनुभव लेकर के आ रहे हैं उसको संसाधन के तौर पर देखना चाहिए, और बच्चे जो कुछ भी भाषा वो सीख करके आ रहे हैं वो उनकी मातृभाषा होगी। ठीक है, अपने परिवार से और अपने समुदाय से जो बच्चे ने भाषा को एक्वायर किया है, अर्जित किया है, वो अनौपचारिक तरीके से अर्जित किया है। ठीक है, तो अभी बच्चा सिर्फ उसी में कंफर्टेबल है। हो सकता है कि वो केवल भोजपुरी बोल रहा हो और विद्यालय की भाषा हो सकता है कि हिंदी हो, तो बच्चे को हम प्रेशराइज नहीं कर सकते कि हिंदी में ही कम्युनिकेट करे, क्योंकि इससे बच्चा जो है वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो हिंदी के बारे में नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में एनसीएफ कहता है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षण प्रक्रिया कराई जानी चाहिए जहां तक संभव हो पाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि जहां तक संभव हो जो 1 से 8 तक की शिक्षा की बात की जाती है वो बच्चे के मातृभाषा में ही होनी चाहिए। ठीक है, और ये मातृभाषा प्रत्येक बच्चे अपनी अलग अलग भाषा को लेकर के आएंगे तो कई प्रकार की भाषा कक्षा में होगी जो कि एक संसाधन के तौर पर एनसीएफ देखता है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया उनकी गृह भाषा की उपेक्षा करनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है। अगर उसको आप उपेक्षा करेंगे, इग्नोर करेंगे तो बच्चा केवल उसी में कंफर्टेबल है, वो आपसे कम्युनिकेट करेगा ही नहीं, वो डर जाएगा क्योंकि नई भाषा उसके लिए बिल्कुल नहीं है, वो उसके बारे में जानता ही नहीं, तो कम्युनिकेट कैसे कर पाएगा। तो वो कक्षा में शांत बैठने लगेगा, एकांत रहने लगेगा, ये सभी चीज़ें प्रॉब्लम उसके साथ हो जाएगी। इसलिए उसकी भाषा को इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा देखिए, अनुदेशन की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन, जिसमें विद्यालय में शिक्षा हो रही है। तो मान लीजिए विद्यालय में हिंदी में शिक्षा हो रही है और बच्चे ने कभी हिंदी सुना ही नहीं है, मान लीजिए गांव देहात का है, तो उस कंडीशन में हम ऐसा थोड़ी कहेंगे कि तुमको भाषा नहीं आती तो तुम विद्यालय में नहीं पढ़ोगे। तो अनुदेशन की भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बच्चे की मातृभाषा। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, उनसे विद्यालय की घर की भाषा का प्रयोग नहीं करने के लिए कहना चाहिए, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। तो सीधे सीधे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना है और ये उसको ना प्रयोग करने की बात कर रहा है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि बच्चा कंफर्टेबल होगा उस भाषा में जो उसकी मातृभाषा है। देखिए, भाषा एक माध्यम मात्र है अपने विचारों को, अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए। बच्चे को जो ज्ञान देना है, जो संज्ञान बच्चे को कराना है, वो अलग चीज़ है और उसको भाषा के माध्यम से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो भाषा तो कोई भी हो सकती है ना, भाषा किसी के ज्ञान का परिचय थोड़ी है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चों को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका अभ्यास उनके साथ नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए यानी प्रश्न निगेटिव सेंस में, तो उत्तर भी निगेटिव विकल्प वाला ही होगा। प्रभावी संप्रेषणकर्ता यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर बच्चे को बनाना है, तो किस प्रकार से हम बच्चे को प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि किससे बचना चाहिए, अभ्यास नहीं कराना चाहिए, यानी निगेटिव वाला हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, भाषा के साथ खेलना। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है क्योंकि प्राइमरी स्तर के बच्चों को खेल खेल में पढ़ाए जाने की बात की जाती है, तो बच्चे को जो टारगेट लैंग्वेज सिखाना भी होगा तो वो भी खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा। जैसे कि लैंग्वेज गेम, कई लैंग्वेज गेम आते हैं, तो उसी गेम के माध्यम से बच्चे को भाषा सिखाए जाने की बात की जा रही है। जैसे कि कोई एक वर्ड बोल दिया जाएगा बच्चे को और वर्ड के अंत में जो अल्फाबेट आएगा, जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने बोला कैट, तो अब अंत में टी अल्फाबेट आया, तो अगला बच्चा इस टी अल्फाबेट से नया कोई वर्ड बोलेगा जैसे कि टेबल, तो अब अगला बच्चा इस ई वर्ड से नया वर्ड बोलेगा जैसे कि ईयर। उसके बाद अगला बच्चा इस नए अंतिम अल्फाबेट से एक नया वर्ड बोलेगा जैसे कि रैट। इस तरह क्या होगा कि बच्चे भाषा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये खेल खेल के माध्यम से बच्चे को अभ्यास कराना चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया है। दूसरा देखिए, भाषा का उत्पादन।
देखिए, उत्पादन कौशल की बात की जाती है। भाषा के टोटल 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो उत्पादन का मतलब क्या हो गया कि देखिए, जब आप बोलते हैं और लिखते हैं तो भाषा को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए बोलना और लिखना जो होता है वो उत्पादक कौशल के तौर पर देखा जाता है। और जो सुनना होता है और जो पढ़ना होता है वो आप भाषा को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप भाषा को रिसीव कर रहे हैं, तो उसे रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर भाषा के उत्पादन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने का मतलब क्या है कि बच्चे को भाषा प्रयोग करने का ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जा रहा है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है ना, पॉजिटिव हो गई ना, क्योंकि जितना आप बच्चे को बोलने का मौका देंगे उतना ही कम्युनिकेशन उसके स्किल उसमें डेवलप होगा। तो ये पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, ज्ञान का निर्माण और उसे साझा करना। साझा करना यानी कि एक दूसरे से इंटरेक्शन करने की बात की जा रही है और ज्ञान का निर्माण करने की बात की जा रही है। तो ये तो संरचनावाद के हिसाब से बिल्कुल पॉजिटिव है। और जहां तक बात है लेव वाइगोत्स्की की, तो वो क्या कहते थे कि हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखते हैं, यानी कि ज्ञान को साझा करके सीखते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही हो गई लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, देखिए, बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमिका निर्वहन के लिए संवादों को याद करना। कोई भी ऐसा विकल्प जिसमें रटना, याद करना, ये सभी वर्ड आपको दिख जाए, वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रटने से ज्यादा ज्ञान के निर्माण पर फोकस करने की बात करता है, इसलिए ये निगेटिव है। और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल गलत है। कैसे? अंग्रेजी कक्षा की बात की जा रही है, यानी अंग्रेजी लैंग्वेज की बात की जा रही है। बच्चा प्राइमरी यानी कक्षा 1 में जाने से पहले भी अंग्रेजी के कई अल्फ़ाबेट को पहले ही सीख लेता है, कई शब्दों को वो अंग्रेजी में बोलना सीख लेता है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि अंग्रेजी से आए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चा ए फॉर एप्पल बोलना सीख जाता है, बैट बोलना सीख जाता है, बैट बॉल वो खेलता है तो उसको बल्ला नहीं बोलता है बल्कि बैट बोलता है। बैट क्या है? ये अंग्रेजी का शब्द है। तो ये साफ स्लेट कहने का मतलब कि बच्चा जो है वो बिल्कुल ब्लैंक होगा अंग्रेजी भाषा में। तो ऐसा नहीं है। बच्चे 6 साल के जब होंगे, प्राइमरी जब जाएंगे, तो उससे पहले ही कई बच्चे तो पूरी अल्फ़ाबेट ABCD Z तक सीख जाते हैं, और कई बच्चे कई नए नए वर्ड्स को भी सीख जाते हैं अंग्रेजी में। तो बिल्कुल ब्लैंक नहीं होते हैं, बल्कि अपने कुछ अनुभव को ले करके जाते हैं पहले से। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कक्षा 1 में बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। मैंने अभी आपको बताया कक्षा 1 में जाने से पहले ही बच्चा कई शब्दों को बोलना सीख जाता है, कई अल्फ़ाबेट को बोलना सीख जाता है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। और चौथा देखिए, शिक्षार्थियों का अनुभव उनके सीखने में सहयोग नहीं करता है। तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है। अनुभव कैसे होगा? जब आप कुछ करेंगे तब आपको अनुभव होगा, और आपके अनुभव के माध्यम से ही आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इससे क्या होता है? बच्चे सीखते हैं। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि उनके सीखने में सहयोग नहीं करता है अनुभव। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब एक ही विकल्प बचा, बच्चे अपने अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय में आते हैं। ये विकल्प सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। बच्चे जब अपने परिवेश में रहे होंगे 6 साल से पहले, यानी कक्षा 1 में जाने से पहले, तो अपने परिवेश में वो कभी बैट बॉल खेलें तो बैट शब्द को वो जाने, इसके अलावा एप्पल शब्द को जाने, अन्य भी कई शब्दों को वो जानेंगे। तो उनका ये क्या है? वो उनका अनुभव हो गया, और इस अनुभव के साथ वो विद्यालय जा रहे हैं। इसी की बात कर रहा है ऑप्शन नंबर 3, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होता है, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। यह किससे संबंधित है? वाक्य विन्यास संबंधी नियम कहने का मतलब कि बच्चे वाक्य संरचना में, जैसे कि अगर बच्चा प्राइमरी में भी है तो प्राइमरी में जाने से पहले ही वह विभिन्न प्रकार के वाक्य बनाना सीख लेता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि यह सार्वभौमिक व्याकरण की वजह से होता है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह भाषा अर्जन से संबंधित है, क्योंकि बच्चा जब पहली बार प्राइमरी में गया, कक्षा 1 में गया, तो अभी तक तो वो औपचारिक तरीके से पढ़ना भाषा को नहीं सीखा है ना। तो अनौपचारिक तरीके से जो भी भाषा को सीखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे भाषा अर्जन बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? भाषा अर्जन बोलते हैं। और ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किसने की थी? नॉम चॉम्स्की ने की थी। यानी उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक बच्चे में एक डिवाइस होता है जिसका नाम LAD उन्होंने बोला था। L का मतलब लैंग्वेज, A का मतलब एक्विजिशन और D का मतलब डिवाइस। यानी कि प्रत्येक बच्चे में जन्मजात यह युक्ति होती है जिसके माध्यम से बच्चे भाषा को अर्जित कर लेते हैं, और साथ ही साथ एक भाषा सीखने के बाद से वह दूसरी भाषा को सीखने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि एक भाषा मान लीजिए बच्चे को आ गया, हिंदी मान लीजिए आ गया, तो हिंदी में जो बच्चा सर्वनाम पढ़ा है वहीं प्रोनाउन पढ़ेगा अंग्रेजी में, वहीं संस्कृत में पढ़ेगा, वहीं अन्य लैंग्वेज में पढ़ेगा। यानी ग्रामर सबका कॉमन होता है। इसी वजह से इसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये भाषा अर्जन क्षमता इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना क्या कहलाता है। देखिए, मान लीजिए एक शब्द मैंने लिखा राम, तो कहा जा रहा है कि मान लीजिए ये बच्चे के लिए नया शब्द है, ठीक है, पहली बार बच्चे ने राम को पढ़ा, इस शब्द को पढ़ा। तो इस शब्द को पढ़ने के लिए बच्चा क्या कर रहा है कि अक्षरों को उनकी ध्वनियों से संयोजित कर रहा है। यानी कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं र पर आ की मात्रा, रा और म, इस प्रकार से बच्चे पढ़ते हैं, र पर आ की मात्रा, म, इन सबको मिलाकर के राम वो पढ़ता है। यही बोला जा रहा है कि अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित देखिए, सबको संयोजित करके जोड़ दे रहा है, तो ये पूरा नया शब्द बन रहा है। तो ये क्या कहलाता है, तो बच्चा ध्वनियों के माध्यम से शब्दों तक पहुंच रहा है। तो ध्वनियों के बारे में जब जागरूक रहेगा तभी तो शब्दों को बना पाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्वनिम जागरूकता। क्या हो जाएगा, स्वनिम जागरूकता। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा उपागम शिक्षक को कक्षा में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सेतु उपलब्ध कराता है तथा उनकी घर की भाषा एवं विद्यालय की अनुदेशन की भाषा के बीच एक निकटीय सूत्र का विकास करता है। ठीक है, कौन सा उपागम ऐसा है। तो देखिए, कहा क्या जा रहा है कि बच्चों को उनकी घर की भाषा और विद्यालय की अनुदेशन की भाषा, यानी कि इंस्ट्रक्शन जिस माध्यम में विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है उसमें एक निकटीय सूत्र का विकास करना, यानी कि एक पुल की तरह व्यवहार करना, ताकि बच्चे मदर टंग का हेल्प लेते हुए जो टारगेट लैंग्वेज है या फिर जो विद्यालय की भाषा है उसमें समझ पाए। तो देखिए, प्रत्येक बच्चा हो सकता है कि अलग अलग राज्य से आया हुआ हो। एक उदाहरण मैं ले रहा हूं, मान लीजिए यूपी का कोई एक सरकारी विद्यालय जिसमें यूपी का बालक भी हो सकता है, जिसकी लैंग्वेज क्या हो सकती है, हिंदी होगी या फिर भोजपुरी हो सकती है। मान लीजिए पंजाब से कोई आया हुआ बालक है तो उसकी मदर टंग क्या हो जाएगी, पंजाबी हो जाएगी। मान लीजिए उड़ीसा से कोई बालक आया हुआ है तो उसकी मदर टंग क्या हो जाएगी, उड़िया हो जाएगी। अन्य राज्यों से भी आए हुए बालक हो सकते हैं, जैसे साउथ से तो तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई भी एक हो सकती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो उनकी मातृभाषा है वो अलग अलग होगी। ठीक है, अब चूंकि कक्षा में अलग अलग राज्य से आए हुए बालक हो सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज हो सकती है मदर टंग, जो कि बच्चों की अलग अलग हो सकती है, एक से ज़्यादा, बहुत हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है। ठीक है, और अनुदेशन की भाषा जो होगी वो कॉमन होगी, यानी कि जिस भाषा में बच्चों को विद्यालय में पढ़ाया जा रहा होगा, हो सकता है कि वो हिंदी में पढ़ाया जा रहा हो, तो वो एक कॉमन भाषा है। तो बच्चों को उनकी मातृभाषा से जोड़ करके विद्यालय की अनुदेशन की भाषा यानी इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज की तरफ ले जाना, इसे क्या बोलेंगे, इसे बहुभाषिक उपागम बोलते हैं। बहुभाषिक क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहां पर कंफर्म नहीं है कि कितनी मातृभाषा की बात की जा रही है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा अलग अलग हो सकती है, अलग अलग राज्यों से आए होने की वजह से। तो त्रिभाषा तो इसे आप लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये श्योर नहीं है कि तीन ही भाषा की बात की जा रही है। बहुक्षेत्रीय उपागम भी नहीं होगा, प्रत्यक्ष उपागम भी नहीं होगा, बहुभाषिक उपागम इसका बिल्कुल सटीक जवाब है, क्योंकि अन्य राज्यों से आए हुए बालक की भाषा अलग अलग होगी, जिसकी वजह से मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा निगेटिव सेंस में, वो हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया है, बोलना सुनने के बाद दूसरा चरण है। बोलना जो है वो सुनने के बाद दूसरा चरण बताया जा रहा है। देखिए, अगर आप नवजात बच्चे की बात करेंगे जो कि परिवार में अभी जन्म लिया है, तो उसके लिए विकल्प सही हो सकता है, लेकिन प्रश्न हमारा प्राइमरी लेवल के बच्चों को ध्यान में रखकर के पूछा गया है। तो प्राइमरी लेवल में जब बच्चा जाता है तो 6 साल का होता है। 6 साल से पहले 3 से लेकर के 6 साल की जब बच्चे की एज होगी तो वो प्री प्राइमरी में पढ़ता है, जिसमें नर्सरी, LKG और UKG पढ़ता है। उस दौरान वो पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाता है, और सुनना बोलना तो पहले से ही सीखा हुआ है। यानी कि अब जो बच्चे प्राइमरी कक्षा 1 में जाएंगे वो चारों कौशल, भाषा के जो चारों कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सब में धीरे धीरे थोड़ा सा बच्चे कुछ ना कुछ जानते रहते हैं। तो अब जब पहली बार प्राइमरी कक्षा 1 में बच्चा गया तो उसको बोलना एक तरीके से सुनने पर जोर थोड़ी दिया जाएगा, वो एकीकृत फॉर्म में बताया जाता है। बच्चे को भाषा के चारों कौशल को एक साथ एकीकृत करके बताया जाता है, ताकि चारों कौशल एक साथ विकसित हो। ठीक है, तो यहां पर यह विकल्प निगेटिव हो जाएगा, प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए निगेटिव हो जाएगा। और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया तो ये हमारा उत्तर हो सकता है, क्योंकि भाषा को एकीकृत करके बच्चे को बताया जाता है, चारों कौशल को एकीकृत करके। अब प्राइमरी कक्षा 1 में बच्चा गया तो ऐसा थोड़ी है कि उसको केवल आप सुनना बताएंगे, पहले दिन से ही उसको लिखने के लिए कुछ दिया जाने लगता है कक्षा 1 में। तो अगर चारों कौशल को आप ध्यान से देखेंगे तो उसका क्रम क्या होता है, पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, तब लिखेगा। तो लेकिन ये नवजात बच्चे के लिए होता है। देखिए, बच्चा जब जन्म लिया तो तुरंत वो पहले क्या करता है, केवल लोगों को सुनता है, सुनते सुनते वो लोगों का अनुकरण करते हुए बोलना सीख जाता है। बोलने के बाद से जब वो धीरे धीरे अल्फ़ाबेट के बारे में संज्ञान में उसके आएगा तो कहीं पर भी लिखे हुए चीज़ों को बताएगा कि हाँ ये A है, ये B है, यानी वो धीरे धीरे पढ़ना सीखेगा।
और अंत में लिखना सीखता है। यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये सही क्रम है। लेकिन ये क्रम किसके लिए? ये नवजात बच्चे के लिए। प्राइमरी में जब बच्चा चला गया है कक्षा 1 में, तो उस दौरान तो उसको चारों कौशल आते हैं ना, क्योंकि प्री प्राइमरी में वो पढ़ना और लिखना सीख चुका है। तो इसलिए यहां पर आप ये नहीं कहेंगे कक्षा 1 के बच्चे को कि उसको पहले ये सिखाना चाहिए या फिर पहले वो सिखाना चाहिए। नहीं, चारों कौशल को को एक साथ सिखाने की बात होनी चाहिए। तो दूसरे विकल्प में देखिए, लेखन कौशल बोलने के कौशल से पहले विकसित करना चाहिए। तो ये भी एक तरीके से निगेटिव ही आप मान करके चलेंगे। क्यों निगेटिव है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि चारों कौशल को एक साथ लेकर के चलना है, किसी को ना तो पहले ना तो बाद में। ठीक है, तो ये भी निगेटिव है। चूंकि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया तो ये भी हमारा उत्तर हो सकता है। तीसरा देखिए, सुनने के अभ्यास के बाद बोलने का अभ्यास करना चाहिए। सुनने के बाद बोलने का कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्रम की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा निगेटिव है, तो हमारा उत्तर हो सकता है। चौथा देखिए, भाषा कौशलों का अभ्यास एकीकृत रूप से होना चाहिए। एकीकृत रूप कहने का मतलब कि चारों कौशल को एक साथ विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए टीचर को। तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है तो हमारा उत्तर नहीं होगा। हालांकि ये प्रश्न गलत सेंस में पूछा गया है। देखिए, अब 3 विकल्प तो सही होंगे नहीं, इसलिए सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रश्न के सापेक्ष रिवाइज्ड आंसर की में 9 अंक लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रश्न ही गलत है। यहां पर प्रश्न एक्चुअली ये होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर सही पूछा गया था तो चौथा विकल्प यहां पर पॉजिटिव सेंस में है, तो यही केवल एक सही हो सकता था। लेकिन इन्होंने गलत प्रश्न कर दिया नहीं करके। ठीक है, और इस वजह से इसके 3 विकल्प सही हो रहे थे, इसलिए रिवाइज्ड आंसर की में इस प्रश्न के सापेक्ष सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिया गया था और 9 अंक लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक बच्चे द्वारा उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उसके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है। इसी तरह से वह अपनी माता के साथ भोजन आदि के लिए अलग तरीके से बोलता है। भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है? तो देखिए, भाषा के पक्ष की बात की जा रही है। तो बच्चा जो है समाज में अलग अलग लोगों से जब इंटरेक्शन करता है तो अलग अलग भाषा का प्रयोग करता है। जैसे कि जब आप अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं तो आपकी भाषा कुछ तू तड़ाक वाली हो सकती है, लेकिन जब आप अपने शिक्षकों से बात करते हैं तो आपकी भाषा औपचारिक भाषा होगी। अपनी माता से जब आप भोजन करते समय बातचीत करते हैं तो उस दौरान आपकी भाषा जो है वो मातृभाषा आधारित हो सकती है। ठीक है, वो भी भाषा कुछ हद तक अनौपचारिक भाषा होगी। तो यानी ये आपका भाषा का लैंग्वेज या फिर लहजा किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, वो समाज के अनुसार परिवर्तित हो रहा है कि समाज में आप किससे इंटरेक्शन कर रहे हैं। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? सामाजिक पक्ष बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षिका पहले अपने शिक्षार्थियों को काल के नियम स्पष्ट करती है, फिर उसके बाद उन्हें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल पर आधारित वाक्य बनाने के लिए कहती है। ये किस प्रकार का अनुगमन कर रही है? तो देखिए, पहले उसने क्या कहा, टीचर ने क्या किया, शिक्षार्थियों को काल के नियम बताती हैं और उसके बाद इस पर आधारित वाक्य यानी कि उदाहरण वो बताती हैं। तो पहले नियम फिर उदाहरण, ये किस में आता है? ये आपका निगमन उपागम में आता है। निगमन में क्या होता है? देखिए, पहले ये नी से शुरू हो रहा है, यानी पहले नियम होगा फिर उदाहरण होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 निगमन इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। और इसी का जस्ट उल्टा आगमन विधि होता है, जिसमें पहले उदाहरण आता है और बाद में नियम आता है। लेकिन पहले प्रश्न के सापेक्ष क्या दिया गया है कि पहले बच्चों को नियम स्पष्ट किया जा रहा है, उसके बाद उदाहरण की ओर ले जाया जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 निगमन उपागम सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा समृद्ध परिवेश एक परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चों को क्या के अवसर उपलब्ध कराता है। ध्यान से समझिएगा, भाषा समृद्ध परिवेश क्या होता है? इसे लैंग्वेज इनरिच्ड इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे आप प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, तो आप देखेंगे कि उनकी बाउंड्री पर, दीवालों पर विभिन्न प्रकार के अल्फ़ाबेट्स लिखे गए रहते हैं और उसके सामने चित्र बना रहता है। जैसे ए के आगे लिख करके आगे एप्पल का चित्र बना रहेगा, बी लिख करके आगे बैट का चित्र बना रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से सी लिख करके आगे कैट का चित्र बना रहेगा। तो ये सब क्या दिखाते हैं? ये बच्चा भाषा को सीख रहा है। ये जो इन्वायरमेंट बच्चे को दिया जाता है वो दीवालों पर देख करके, बाउंड्री पर देख करके, अपनी कक्षा कक्ष के विभिन्न प्रकार के चार्ट्स को देख करके, तो ये लैंग्वेज का इन्वायरमेंट दे दिया गया है ताकि बच्चे अल्फ़ाबेट को सीखें। तो ये बच्चे को क्या करता है? देखने में, ध्यान देने में और भाषा के प्रयोग करने में मदद करता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प देखिए, कक्षा कक्ष से परे जाकर के सीखने में। अब जो कुछ भी इन्वायरमेंट दिया गया है वो कक्षा में दिया गया है, विद्यालय में दिया गया है, तो कक्षा कक्ष से परे कहाँ बच्चा जा रहा है? ये तो औपचारिक तरीके से ही सीख रहा है ना, एक तरीके से जो इन्वायरमेंट दिया गया है, तो ये तो विद्यालय की बात होगी ना। कक्षा कक्ष से बाहर कहाँ जा रहा है, परे कहाँ जा रहा है? तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए,
उन वाक्यों के निर्माण करने में जो उसने पहले कभी नहीं सुने। तो वाक्य के निर्माण करने की बात ही नहीं आएगी। अभी तो बच्चा बिल्कुल फंडामेंटल स्टेज पे है, तो अभी तो शुरुआत कर रहा है ना, तो वाक्य बनाना कहाँ सीखेगा। जैसे टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो तो बच्चे के लिए नया लैंग्वेज है। बच्चा अपनी मदर टंग में अब तक कम्युनिकेट कर रहा था, हो सकता है हिंदी भोजपुरी में कर रहा हो, तो यहाँ पर पहली बार वो इंग्लिश के संपर्क में आएगा। और इन्वायरमेंट चूंकि इंग्लिश का दिया गया है, तो वो पहले इंग्लिश के अल्फाबेट को सीखेगा, ना कि वाक्यों को सीखेगा। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, भाषा हार्स से उबरने में। हार्स का मतलब कि भाषा में गिरावट या फिर कमी के सेंस में कहा जाता है। तो देखिए, टारगेट लैंग्वेज जो है वो विद्यालय में वो पहली बार सीखने जा रहा है, तो जो लैंग्वेज जानता नहीं है बच्चा, उसमें अभी कमी कहाँ आएगी, हार्स कहाँ आएगी। तो ये हमारा उत्तर, हरास नहीं आएगी, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा देखिए, देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने में। अब बच्चा जब उसको देखेगा कि ए फॉर एप्पल लिखा हुआ है, तो अपने परिवेश से जो वो जोड़ करके समझेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो बच्चा एप्पल खाया होगा अपने वास्तविक जीवन में, मूर्त अवस्था में उस एप्पल को देखा है, तो उससे जोड़ करके बच्चा उस अल्फाबेट को सीख जाता है। यही इन्वायरमेंट देने का फायदा होता है कि बच्चा उस भाषा का प्रयोग करना धीरे धीरे सीख जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रश्न निगेटिव सेंस में है, तो उत्तर भी निगेटिव वाला विकल्प ही होगा। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। आकलन बच्चों की खूबियों, आवश्यकताओं, रुचियों और प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करता है। देखिए, आकलन क्या होता है, इसके माध्यम से जब हम लोग बच्चे का असेसमेंट करते हैं, मान लीजिए कक्षा में मैं एज ए टीचर पढ़ा रहा हूं, तो कोई कॉन्सेप्ट बताने के बाद से अगर मैं बच्चे से प्रश्न पूछा और अगर बच्चा मान लीजिए उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहा है, तो हम लोग जान सकते हैं कि बच्चे को कहां पर कमी है, कहां पर वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि मैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा हूं और कक्षा में एक दृष्टिबाधित बालक है जो कि देख नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है हम लोग उसकी आवश्यकता को आकलन के माध्यम से पहचान सकते हैं। यानी ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, आकलन बच्चे के निष्पादन की संभावनाओं को बढ़ाता है और मध्यवर्तन के माध्यम से आधारभूत सहयोग प्रदान करता है। निष्पादन का मतलब क्या होता है, आउटपुट, यानी बच्चे का परफॉर्मेंस। देखिए, अब कक्षा में जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, उसी दौरान अगर बच्चे का आकलन होगा, यानी बच्चे को आ रही समस्याओं को तुरंत के तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि समाधान हो जाएगा। इससे बच्चे का जो भी डाउट होगा, जो भी मिसकॉन्सेप्शन होगा, जो भी भ्रांति होगा, वो क्लियर होता चला जाएगा और उस पर आधारित अन्य कॉन्सेप्ट भी वो आगे सीखता चला जाएगा। जब बच्चे अर्थपूर्ण अधिगम कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सत्र के अंत में जब उसकी परीक्षा होगी तो उसका परफॉर्मेंस सुधर जाएगा। वहीं बोला जा रहा है कि आकलन बच्चे के निष्पादन की संभावनाओं को बढ़ाता है, तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। चौथा विकल्प देखिए, आकलन सीखने संबंधी रिक्तियों, क्या बोला जा रहा है, सीखने संबंधी रिक्तियों, यानी कि कहां पर लर्निंग गैप है बच्चों में, ताकि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, उनको सीखने संबंधी कठिनाइयों की शुरुआती पहचान करने में मदद करता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। आकलन में यही तो पता करते हैं ना कि हम बच्चे को कहां पर दिक्कत आ रही है, तो उनकी कठिनाइयों का तो पता लगाते हैं। तो ये भी पॉजिटिव सेंस में, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा देखिए, आकलन शिक्षार्थियों के निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे से तुलना करने में सहायता करता है। तो तुलना करना यानी कि कंपटीशन करना हमेशा निगेटिव सेंस में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। तुलना करना निगेटिव क्यों होता है, इस पर एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अलग अलग है। अब अगर मैं बच्चे का असेसमेंट कर रहा हूं लिखित परीक्षा के माध्यम से, तो जो बच्चा दृष्टिबाधित है वो पेपर पेंसिल पर परीक्षा नहीं दे पाएगा, और अगर मैं मौखिक तरीके से कर रहा हूं आकलन, तो उसमें ऐसा बच्चा जो कि श्रवण बाधित है वो मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएगा सुन करके, क्योंकि वो श्रवण बाधित है, सुन नहीं सकता। तो उस दौरान मैं प्रत्येक बच्चे का तुलना कैसे कर पाऊंगा, जब प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग अलग है, तो प्रत्येक बच्चे के आकलन की तरीका भी अलग होगा, इसलिए एक दूसरे बच्चे की तुलना पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर निगेटिव सेंस में, इसलिए यही हमारा सही जवाब होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण परक भाषा शिक्षा पद्धति के बारे में सत्य नहीं है। संप्रेषण भाषा शिक्षण पद्धति की बात की जा रही है। संप्रेषण भाषा शिक्षण यानी कि बच्चे को कम्युनिकेशन के लिए भाषा सिखाना है, कम्युनिकेशन के लिए भाषा सिखाना है, तो कौन सा इसमें से सही नहीं है। कम्युनिकेशन कैसे करेगा बच्चा, अपने दैनिक जीवन में उस भाषा का प्रयोग करके कम्युनिकेशन करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपने विचारों को अभिव्यक्त करेगा, ठीक है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। यह लक्ष्य भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज में अर्थपूर्ण तरीके से संप्रेषण करने हेतु भाषा के प्रयोग पर बल देती है। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे को कम्युनिकेशन के लिए डेवलप करना है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है, तो जाहिर सी बात है वो भाषा का प्रयोग करने पर ही जोर दिया जाएगा कि वह अपने दैनिक जीवन में इस भाषा का प्रयोग कर पाए। तो ये तो पॉजिटिव सेंस में है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा विकल्प देखिए, यह
शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण एवं प्रामाणिक भाषा क्रियाकलापों के लिए तैयार करता है। प्रामाणिक और अर्थपूर्ण कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, बच्चे को विद्यालय में संप्रेषण भाषा शिक्षण दी जा रही है। विद्यालय में जो भी बच्चे टारगेट लैंग्वेज को सीखते हैं वो व्याकरण के नियमों के अंतर्गत सीखते हैं, क्योंकि वहां पर भाषा का अधिगम होता है। और बच्चे अनौपचारिक तरीके से जो घर पर भाषा को अर्जित किए हुए हैं, उसमें क्या होता है कि वो बच्चा बिना व्याकरण के नियमों के तहत वो सीखता है, अर्जन जो होता है। लेकिन जो भाषा का सीखना होता है, जो औपचारिक तरीके से विद्यालय में होता है, वो व्याकरण के नियमों के अंतर्गत होता है। इसीलिए इसे प्रामाणिक बोलेंगे, जो कि व्याकरण के नियमों पर खड़ा उतरे। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी बच्चा शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण और के लिए तैयार करती है। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। तो हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो औपचारिक तरीके से अगर भाषा को सीख रहे हैं विद्यालय में, तो जाहिर सी बात है ग्रामर के नियमों के अंतर्गत सीखेंगे, और इसलिए जो वो कम्युनिकेट करेंगे तो उनका जो लैंग्वेज होगा वो पूरी तरीके से ग्रामर पर बेस होगा। इसीलिए इसे बोला गया प्रामाणिक संप्रेषण क्रियाकलाप। ठीक है, तो ये पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, यह शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का सामना करने के लिए बढ़ावा देती है। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि आप कम्युनिकेशन कब करेंगे? विद्यालय से बाहर निकलने के बाद से आप उस भाषा का प्रयोग करेंगे अपने दैनिक जीवन में कम्युनिकेशन करने के संदर्भ में। तो ये भी जो विकल्प है पहला वाला, वो बढ़ावा दे रही है कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब यहां पर विकल्प नंबर 2 जो है वो बिल्कुल निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि बहुत संकुचित दिया गया। देखिए, जब हम लोग टारगेट लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये तो कंफर्म है कि व्याकरण के नियमों के अंतर्गत ही वो होगा, लेकिन इसका उद्देश्य केवल त्रुटियों को दूर करना नहीं है, बल्कि उसका प्रयोग दैनिक जीवन में भी करना है। भाषा का उच्चतम उद्देश्य मैंने आपको क्या बताया? उच्चतम उद्देश्य आपको यह बताया कि बच्चे उस भाषा का प्रयोग कर पाएंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने के संदर्भ में। तो यहां पर केवल त्रुटियों को कम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसका प्रयोग करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप संप्रेषण कब करेंगे, किसी से कम्युनिकेशन कब करेंगे? जब भाषा का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर भाषा के प्रयोग करने की बात ही नहीं की जा रही है, सिर्फ स्पेलिंग और व्याकरण त्रुटि को कम करने की बात की जा रही है, इसलिए ये निगेटिव है। और चूंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर प्रामाणिक तौर पर अगर भाषा के क्रियाकलाप को किया जा रहा है, तो प्रामाणिक में ये वाला जो विकल्प है, वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों को कम करना, वो शामिल है। इसलिए ये पॉजिटिव था, ब्रॉड सेंस में था। तो पॉजिटिव था तो ये उत्तर नहीं था, ये भी पॉजिटिव था तो उत्तर नहीं था, पहला भी पॉजिटिव था। लेकिन ये वाला जो विकल्प है वो संकुचित होने की वजह से निगेटिव है। पूरी तरीके से निगेटिव नहीं है, बल्कि संकुचित बहुत है। क्योंकि किसी भी भाषा का प्रयोग हम लोग जब हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं? अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और ये जो दूसरा विकल्प है वो केवल त्रुटियों तक सीमित है, उसका प्रयोग करने की बात नहीं कर रहा है, इसलिए संकुचित है और इसीलिए निगेटिव है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षक विद्यार्थियों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के समय उनसे कहते हैं कि हमें बोलते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक रखने चाहिए। जब हम किसी से बोलते हैं तो हमारे शब्दों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जैसे कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो उस बातचीत के दौरान जो आप शब्दों का चयन करेंगे, जो जिन वर्ड्स का आप सिलेक्शन करते हैं, वो शब्द किससे प्रभावित होते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। संदर्भ। संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही है। अगर मान लीजिए आप अपने दोस्त से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि सीटेट 2023 का जो परीक्षा है वो ऑफलाइन मोड में हो गया है, तो क्या क्या बदलाव होंगे ऑनलाइन से ऑफलाइन में, तो इसमें आप किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? सीटेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसी मुद्दे पर बात करेंगे। आपका दोस्त भी जो आपको रिप्लाई करेगा, आप फिर फीडबैक देंगे, तो उसी मुद्दे पर बात होगा। यानी कि जो भी हम लोग बातचीत करते हैं किसी दूसरे से, वह संदर्भ में ही होता है, किसी ना किसी टॉपिक पर ही होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि आप अभी सीटेट पर बात कर रहे हैं, फिर यूपी टेट पर आ जाएंगे, फिर किसी और टॉपिक पर आ जाएंगे। जिस टॉपिक के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं उसी से संदर्भ में तो आप उसे बोलेंगे। तो ये पहला प्रभावित करता है शब्दों के चयन को। ठीक है, दूसरा दिया गया वातावरण। वातावरण का बहुत ब्रॉड सेंस है। जैसे कि अगर मान लीजिए बारिश हो रहा है तो वो भी वातावरण का पार्ट है, बहुत तेज धूप निकला है वो भी वातावरण का पार्ट है, घना कोहरा छाया हुआ है वो भी वातावरण का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो वातावरण होता है वो प्रभावित नहीं करता हमारे शब्दों के चयन को। मान लीजिए सीटेट की परीक्षा दिसंबर वाली हो रही है, तो उस समय मान लीजिए कि बहुत ठंडी है, तो उस समय भी आप सीटेट पर चर्चा करेंगे, या फिर मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी कराऊंगा तो यही सब टॉपिक पढ़ाऊंगा। वहां पर टॉपिक बदल थोड़ी जाएगा, संदर्भ बदल थोड़ी जाएगा। यानी कि बारिश हो, तेज धूप हो या फिर घना कोहरा हो, हमारे टॉपिक नहीं बदलते हैं। जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, शब्दों का चयन उस टॉपिक के हिसाब से होता है, ना कि मौसम के हिसाब से। तो वातावरण प्रभावित नहीं करता है शब्दों के चयन को। तीसरा विकल्प देखिए, वह व्यक्ति जिससे हम बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, इससे प्रभावित होगा। कैसे? अगर मान लीजिए किसी लड़की से मैं बात कर रहा हूं, तो मेरी भाषा क्या हो सकती है कि आप कैसी हैं, आपका
आपका तबीयत ठीक है ना, या फिर कुछ भी टॉपिक बात कर सकते हैं। तो मेरा जो बोलने का लहजा है वो लिंग के आधार पर परिवर्तित हो रहा है। कैसे? आप कैसी हैं, अगर मैं किसी मेल से बात करता तो मैं बोलता आप कैसे हैं, यानी शब्दों का चयन है। कैसी और कैसे, ये शब्द किस पर आधारित चयनित हो रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं उसका लिंग क्या है, उसके आधार पर ये शब्दों को हम लोग चयन कर रहे हैं। ठीक है, कि आप कैसी हैं, आप कैसे हैं। तो कैसी और कैसा, ये कैसे चयन किया आपने? लिंग के आधार पर, यानी जिससे आप बात कर रहे थे उसके आधार पर। ठीक है, तो ये भी इसको प्रभावित करेगा, शब्दों के चयन को। अगला दिया गया है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की बात की जा रही है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम कुछ लोगों को इग्नोर करने लगते हैं, और कई बार क्या होता है कि हम किसी से बात करना चाहते हैं। ये कैसे हो रहा है? ये हमारे अंदर रुचि की वजह से हो रहा है कि हम किससे बात करने में रुचि लेते हैं और किससे बात करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। और रुचि की वजह से हमारे अंदर क्या होता है, मोटिवेशन जनरेट होता है कि हाँ, मुझे उससे बातचीत करनी चाहिए या फिर उसे इग्नोर कर देना चाहिए अगर हम किसी से बात करने में रुचि नहीं लेंगे तो मोटिवेशन भी जो है वो हमारे शब्दों के चयन को प्रभावित करता है डायरेक्टली तौर पर। कैसे? अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं रहेंगे किसी टॉपिक पर बात करने के संदर्भ में, तो आप बात खत्म करके निकलना चाहेंगे, यानी कि आप शब्दों का चयन नहीं करेंगे। यानी मोटिवेशन भी डायरेक्ट हमारे शब्दों के चयन को प्रभावित कर रहा है। अब देखिए, इसके कौन कौन से विकल्प सही होगा? पहला, तीसरा और चौथा। दिए गए विकल्प में देखिए, पहला, तीसरा और चौथा किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। पहला, तीसरा, चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, उपचारात्मक शिक्षण उन शिक्षार्थियों के लिए है जिन्हें, उपचारात्मक शिक्षण को अंग्रेजी में रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग किसके लिए किया जाता है, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। रेमेडियल टीचिंग तब किया जाता है जब बच्चे को कोई समस्या आती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं और उस टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत है, तो उस दिक्कत को पहचानने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एज ए टीचर डायग्नोस्टिक टेस्ट करूंगा, यानी कि आपकी समस्या को पहचानूंगा। जब समस्या की पहचान हो गई तो उस समस्या को दूर करने के लिए मैं फिर से आपका पुनः शिक्षण करूंगा। तो जो दोबारा पुनः शिक्षण हो रहा है, इसी को बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। तो ये क्यों किया जाता है? जब बच्चे को कोई दिक्कत होती है या फिर कोई कठिनाई होती है, उसके बाद किया जाता है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, लक्ष्य भाषा में निपुण। जब बच्चा टारगेट में लैंग्वेज है, जब उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो रेमेडियल टीचिंग थोड़ी होगा। सीखने संबंधी अक्षमता, तो देखिए, सीखने से संबंधित अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की जा रही है। तो इसमें आपका पढ़ने में अक्षमता हो सकता है, लिखने में अक्षमता हो सकता है, डिस्कैलकुलिया हो सकता है, डिस्ग्राफिया हो सकता है, ये सभी अक्षमता हो सकते हैं। तो ये उपचारात्मक शिक्षण का पार्ट नहीं है। अगर कोई, मान लीजिए मैं विज्ञान का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो विज्ञान के टॉपिक में क्या दिक्कत है उसको दूर करने के लिए पुनः शिक्षण कराया जाएगा। अब बच्चा कोई लिखना नहीं जान रहा है, तो ये तो उसकी बेसिक प्रॉब्लम हो गई ना, तो ये उसके उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो पर्टिकुलर किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, और जो सीखने में अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि ये बेसिक डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कक्षा में शामिल होने में अनियमित है। तो अगर बच्चा कोई रेगुलर कक्षा में नहीं आ रहा है, तो रेमेडियल टीचिंग थोड़ी करेंगे, तब तो हम उसकी काउंसलिंग करेंगे ना, कि आखिर बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है उसके घर में कोई बीमार हो, इस वजह से नहीं आ रहा हो, तो ये हमें काउंसलिंग से पता चलेगा जब हम उससे बातचीत करेंगे। तो ये रेमेडियल टीचिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, प्रकरण को नहीं समझ सकते अथवा समस्या का सामना कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया और कहीं पर बच्चा अगर समस्या फेस कर रहा है, कहीं पर उसको समझने में दिक्कत है, तब बच्चे का रेमेडियल टीचिंग कराया जाता है। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगर आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी दृष्टिबाधित दिव्यांग है, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? दृष्टिबाधित यानी ऐसा बालक है जो कि देख नहीं सकता है, तो उसके लिए एज ए टीचर आप क्या करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। उसके काम पूरा करने के लिए उसके माता पिता की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। देखिए, अधिगम जो है वो बच्चे को करना है, सीखना जो है वो बच्चे को करना है, तो इसके लिए प्रयास भी बच्चे को ही करना होगा, क्योंकि बच्चा कोई पेन ड्राइव थोड़ी है कि उसको लैपटॉप में लगाएंगे और डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। यानी उसके माता पिता मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा थोड़ी है कि बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगा उन्होंने जो कुछ भी सीखा है। तो जिनको सीखना है उसी को मेहनत करना होगा, उसी को प्रयास करना होगा। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। ठीक है, तीसरा विकल्प देखिए, उसकी मदद करने के लिए समवयस्क समूह का अधिकतम अवसर देंगे। तो देखिए, जब भी आप किसी बच्चे को उसके
हम उम्र बच्चे के उसके समवयस्क यानी जो उसके उम्र का है उसको अगर आप बार बार उसकी हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं तो इससे बच्चा उस पर निर्भर हो जाएगा। बच्चे में केवल यह प्रॉब्लम है कि बच्चा देख नहीं सकता है, तो उसको अर्थपूर्ण अधिगम कराने के लिए उसकी आवश्यकता पर ध्यान देना होगा। जैसे उसको ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाए या फिर उसको बोल करके पढ़ाया जाए मौखिक तरीके से। आप उसको डिपेंडेंट बना रहे हैं किसी दूसरे बच्चे पर, अगर उस पर बच्चा अधिकतम अवसर देने की बात की जा रही है तो ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया, बच्चे के लिए हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, बच्चे को काम करते हुए उसे सहयोग प्रदान करेंगे, तो सहयोग जहां पर भी बात आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि आप बच्चे की कमी को दूर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसको बिना उसकी कमी को इग्नोर करते हुए उसे किसी पर डिपेंड बना रहे हैं सहायता देकर के बार बार, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अब एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पाठ्य वस्तु को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि और श्रव्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। यही सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता है, तो मैं मौखिक तरीके से उसको बच्चे को बताऊंगा। इसके अलावा ब्रेल लिपि के माध्यम से बच्चा छू करके महसूस करके चीजों को समझ सकता है। इसके अलावा श्रव्य सहायता उपलब्ध, यानी कि मैं बच्चे को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूंगा जिसे बच्चा सुन करके उन सभी चीजों को समझ पाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।